Assalamu alaikum, my dear students of class 7. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, welcome to the sixth lecture of social studies. As you know that in the last lectures we have done two chapters. First one is from history or lesson number 14, and the next one is from geography section or chapter number 1. And now in this class we are going to start a third chapter, means chapter number 6, trade and commerce. This is a very easy chapter. It's on book page number 31. So students, before start reading, let me explain the terms which we are going to study in these chapters so that it will be easy for you to understand the content. So first of all, let me tell you what is trade and commerce. As we all know that trade को तिजारत कहा जाता है. तिजारत होता क्या? It is basically the process of buying and selling. बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा ट्रेड. किसी भी चीज़, कोई भी गुड्स क्या होता है? सामान. किसी भी चीज़ की मतलब ख़रीदना या सेल करना हमारा कहलाता है तिजारत, यानी ट्रेड. नेक्स्ट वन इज़ कॉमर्स. बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है. इसमें बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस आता है, लेकिन इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग तक इंक्लूड होती हैं. जस्ट लाइक हमारी मार्केटिंग आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, manufacturing, etc., including buying and selling. So trade क्या होगी? Process of buying and selling. And commerce means it involves all those activities that aid means helps, that helps in promoting the exchange of goods. ट्रेड में जस्ट बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस आता है, जबकि कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग के अलावा हमारे मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, these are some points which we are going to study in this chapter. Very easy points. आप इनको 6th क्लास में भी आपने पढ़ा. इम्पोर्ट क्या होता है? हमारा थिंग्स वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज़. जो चीज़ें हम दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं वो हमारी कहलाती हैं इम्पोर्ट्स. हम उनको इम्पोर्टेड क्यों कहते हैं? सुना होगा आपने इम्पोर्टेड है. ये इसका क्या मतलब कि हमने बाहर से ख़रीदी है, मतलब दूसरे ममालिक से ख़रीदी है. सो जो अशियाएँ, जो चीज़ें हम दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं वो कहलाती हैं हमारी इम्पोर्ट्स. ओके, क्लियर? Next one is exports. Export means things we sell to the other countries. जो चीज़ें हम अब दूसरे ममालिक को सेल करते हैं, बेचते हैं, वो हमारी एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं. जस्ट लाइक पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हम क्या करते हैं? अपनी एग्रीकल्चरल गुड्स, मतलब अपनी चावल, दालें, इस तरह की चीज़ें हम दूसरे ममालिक में सेल करते हैं, जो कि कहलाती हैं हमारी एक्सपोर्ट्स. नेक्स्ट वन इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट. Balance of payment means values of imports and exports set against each other. Basically, there are two types of balance of payment. First one is negative balance of payment and the second one is positive balance of payment. Here BOP means balance of payment. It is a short form of balance of payment. Okay, negative balance of payment क्या होता है? जब हमारे अखराजात ज़्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए हमारी इनकम से. फॉर सपोज़ आपकी इनकम है 10,000 और आपके एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात है 15,000, तो इसमें आप कर्जा लेना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. और सेकंड वन इज़ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्या होता है? जब आपकी इनकम ज़्यादा हो और आपके एक्सपेंसेस कम हो, तो इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. जस्ट लाइक आपकी इनकम है 15,000 और आपके एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात हैं 10,000, सो इट मीन्स इट इज़ द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्लियर? Okay, now let's start reading. Okay students, open your page number 31, chapter number 6, trade and commerce. Okay, let's start reading. A country's wealth. Wealth क्या होती है? दौलत. A country's wealth is very much like that of an ordinary family. वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री की दौलत बिल्कुल इसी तरह होती है इम्पॉर्टेंट जिस तरह एक फैमिली की होती है, किसी भी आम फैमिली की. We work to earn wages which we can spend on houses, furniture, food, clothing, travel, entertainment and so on. हम काम करते हैं और क्या अर्न करते हैं? वेजेस, मतलब उजरत हासिल करते हैं उसकी. हम काम करके उससे उजरत हासिल करते हैं और जो हम पैसे मिलते हैं वो खर्च करते हैं अपने घर पे, फर्नीचर पे, फूड पे, कपड़ों पे, ट्रैवलिंग पे, एंटरटेनमेंट मतलब कि तफरीह में, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ों में.
If we spend less than we earn, we have money to save or to spend on holidays, न्यू क्लोथ्स एंड स्पेशल ट्रीट्स। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी अर्निंग से कम खर्च करें तो हमारे पास पैसे बच जाते हैं जो हम सेव कर सकते हैं, और उन सेविंग्स को हम अपनी हॉलीडेज़ पे मतलब ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, हम नए कपड़े ख़रीद सकते हैं, स्पेशल ट्रीट्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं अपने सेविंग से। बट इफ़ वी स्पेंड मोर देन वी अर्न, वी गेट इनटू डेब्ट। डेब्ट मीन्स कर्जा, कर्ज में आ जाते हैं, एंड हैव टू बोरो फ्रॉम अ बैंक और अ मनी लेंडर। लेकिन अगर हम अपनी अर्निंग से ज़्यादा खर्च करेंगे तो हम क्या होगा, हम कर्जे में आ जाएंगे और हमें किसी बैंक से या किसी से भी उधार लेना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू पे बैक द मनी वी हैव बोरोड प्लस इंटरेस्ट। सो इससे क्या होगा, जो पैसा हमने उधार लिया होगा हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि किसी भी कंट्री की दौलत उसी तरह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जिस तरह किसी भी एक आम फैमिली, मतलब जिस तरह कंट्री भी उसी तरह रन करे, जिस तरह कंट्री का एक बजट प्लान हो, जिस तरह हम आम घर में एक बजट प्लान करते हैं इसी तरह कंट्री का बजट प्लान होता है कि उन्होंने सारा साल किस तरह से मतलब रन करने, कितने पैसे किस चीज़ पे लगाने हैं। जिस तरह हम घर में फॉर सपोज एक मंथली इनकम आती है तो हम उसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमने इतने परसेंट हमने ग्रॉसरी पे खर्च करने, इतने परसेंट हमने अपनी शॉपिंग पे खर्च करने, इतने परसेंट हमने ट्रैवलिंग के लिए रखना और इतने परसेंट हमने सेव करना है। इसी तरह कंट्री भी इस तरह बजट प्लान करती है सारे साल का, और यही बताया कि अगर हम अपनी अर्निंग से कम खर्च करेंगे तो हम पैसे सेव कर सकते हैं, और वो सेविंग्स हम ट्रिप्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रीट्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम अपनी अर्निंग से ज़्यादा खर्च कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमें उधार लेना पड़ेगा, हम कर्जे का शिकार हो जाएंगे और हमें उधार लेना पड़ेगा जो कि हमें बाद में इंटरेस्ट यानी कि सूद के साथ वापस करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर अ कंट्री द वेजेस आर एक्सपोर्ट्स, थिंग्स इट सेल ओवरसीज, द कमोडिटीज we buy are called imports, things we buy from other countries। okay, इन दो लाइन्स में बेसिकली imports और exports को डिफाइन दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि exports क्या होती हैं, things we sell to other countries, जो चीज़ें हम दूसरे ममालिक में बेचते हैं या सेल करते हैं वो हमारी exports कहलाती हैं। और इसी तरह जो चीज़ें, जो अशिया, गुड्स जो हम दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं वो हमारी imports कहलाती हैं। क्लियर? If a country exports more than it imports, it has to pay money to buy more imports for development such as roads, or to provide more social services such as welfare, more schools and hospitals for the people, etc. ओके, इट मीन्स कि अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें दूसरे ममालिक में अशिया भेजती है, बजाय इसके कि दूसरे ममालिक से ज़्यादा अशिया ख़रीदती है, सो उससे क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा दौर पैसे आएंगे दूसरे ममालिक से जो कि वो अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए खर्च कर सकते हैं, रोड्स बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इस तरह की चीज़ों में खर्च कर सकते हैं जो कि उसकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो, उसकी कंट्री के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, if however it buys more from overseas than it sells, it has to borrow from other countries or international organizations such as the World Bank or other United Nations departments, but as its reserves of money are low, it will probably have to pay high interest rates। सो स्टूडेंट्स इसमें बताया हुआ कि अगर एक कंट्री फॉर सपोज पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट की बजाय वो इम्पोर्ट्स, मतलब ना वो दूसरे ममालिक को इतनी चीज़ें बेचता नहीं है, सेल नहीं करता, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री डेब्ट में आ जाएगी, कर्जे में आ जाएगी, और उसको बहुत ज़्यादा कर्जा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ेगा, और जो कि उसको वापस इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं। फॉर सपोज एक बर्गर है, हम यूजली बर्गर अगर बाय किसी रेस्टोरेंट वगैरह में लेते हैं तो नॉर्मली 500 to 600 का एक बर्गर मिलता है, और वही बर्गर अगर हम घर में बनाए, होममेड बर्गर हो, तो इसकी क्वालिटीज़ भी क्या होंगी, एक तो हाइजीनिक होगा, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होंगे, हेल्दी होगा हमारे लिए, और तो और इसमें हमारे बहुत कम बजट में हम एक अच्छा बर्गर घर में बना सकते हैं। और वही चीज़ अगर हम बाहर से लें तो हम बाहर से उसकी अमाउंट डबल टू ट्रिपल देना पड़ेगी, और उसमें अपने हाइजीनिक का ख्याल भी नहीं हम मतलब कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा, और हमारी पेमेंट भी हमें उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह हम घर पे चीज़ बना के हम कम पैसों में वही चीज़ घर पे भी बना सकते हैं, और
हम उन पैसों को जो हमने बाहर पे करने हैं हम उनसे सेविंग करके किसी दूसरी चीज़ पे खर्च कर सकते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की है। एक्सपोर्ट मीन्स हम घर में जो चीज़ें बना के मतलब अपने मुल्क में जो चीज़ें बना के हम दूसरे ममालिक को सेंड कर भेजते हैं, तो क्वालिटी भी ऑब्वियसली हम अपने खुद बनाई होंगी तो क्वालिटी भी बेहतर होगी, हमारे कम पैसों में अच्छी चीज़ होगी, उसमें मेहनत ज़्यादा होगी, तो हम दूसरे मुल्कों में ज़्यादा पैसों में बेच के हम अर्निंग कर सकते हैं, जो कि हम अपने कंट्री की वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ अगर हम इंपोर्ट करें, बाहर से ख़रीदें, तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे और इस तरह से हमारी सेविंग्स नहीं हो सकती। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Okay, now comes to the next paragraph. As we have seen that wealth of a country comes largely from its exports. As I already told you कि किसी भी कंट्री की दौलत मतलब तब ज़्यादा होती है जब हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज शुगर, राइस, व्हीट एंड फ्रूट, मोस्ट ऑफ विच आर रिलेटिवली लो इन वैल्यू। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी वेल्थ में किस तरह से इजाफा कर सकता है अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेल करके। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारी क्या क्या आ जाती हैं, शुगर, राइस, व्हीट, फ्रूट, इस तरह की चीज़ें। नो डाउट इनकी मतलब वैल्यू है बहुत ज़्यादा नहीं, रिलेटिवली लो है, लेकिन हम इनको सेल करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। सम एक्सपोर्ट्स सच एज आयरन अदर मेटल ओर्स आर मोर वैल्यूएबल। पाकिस्तान आयरन है, बहुत से मेटल्स हैं, मेटल ओर्स हैं जो कि हम सेल करके, जो कि मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल है, इनको हम सेल करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस, हमारी नेचुरल गैस जैसा कि बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पे नेचुरल गैस पाई जाती है, थ्रू पाइपलाइंस हम इसको दूसरे मुल्क में मतलब ट्रांसफ़र करके उसको सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमारे मेटल ओर्स वगैरह के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें वो हमारी क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो हम खुद बनाते हैं। क्या आ जाते हैं इनमें, हमारी मशीनरी आ जाती है, मोटर व्हीकल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, केमिकल्स आ जाते हैं, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कारपेट्स एंड मच मोर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। क्या वे मोस्टली वैल्यूएबल चीज़ें हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, हमारी मशीनरी, हमारे व्हीकल्स आ जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, कारपेट्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जो कि हम दूसरे ममालिक में सेल करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। These are valuable because although the cost of the raw material in them may not be very great, there is a great skill and a lot of expensive machinery involved in making them. वो कह रही चीज़ें वैल्यूएबल हैं इसलिए नहीं कि इनमें मतलब बहुत कम खर्चा है, बल्कि इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा महारत, बहुत ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी यूज़ होती है इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर? ओके, नाउ कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन अनदर इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह की पेमेंट्स आ जाती हैं, जस्ट लाइक एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है और एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें। अ कंट्री विच सेल्स मोर देन इट्स बायर्स इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो कह रहे हैं कि एक कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल करती है बजाय इसके कि दूसरे ममालिक से चीज़ें ख़रीदती है, तो इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। और सेकेंडली, इफ़ इट बाइज मोर देन इट सेल्स अब्रॉड इट इज़ सेड टू अ नेगेटिव बैलेंस। अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदती है ना कि सेल करती है, तो इट मीन्स इट इज़ हैव अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई हैं which is explaining these two terms, positive balance of payment and negative balance of payment. First of all, आप देखें नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हेन एक्सपेंस एक्सीड्स इनकम, जब हमारे अखराजात हमारी इनकम से ज़्यादा बढ़ जाएं तो क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, इनकी इतनी इनकम नहीं थी, तो इनको क्या हो गया, यहाँ पे डेब्ट मतलब कर्जा लेना पड़ गया 1000 का, तो इट इज़ नॉन एज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। इज ऑन द अदर साइड अगर आप देखें पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब आपकी इनकम आपके अखराजात से ज़्यादा हो तो इट इज़ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपने शॉपिंग भी प्रॉपर कर लिया, आपको कोई मतलब कर्ज बोरो नहीं करना पड़ा, कर्जा नहीं लेना पड़ा, सो it means this picture is showing the positive balance of payment. Okay, another important source of income for a country, especially Pakistan, is money sent by people who work overseas. Hundreds of thousands of Pakistanis work abroad, especially in the oil industry in Saudi Arabia and Gulf states, where wages are much higher than they are at home. In 2001, the expatriates sent home about $2 billion.
वो कह रहे हैं कि हमारी कंट्री की इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है इनकम की, हमारी कंट्री में इनकम आने की एक बहुत अहम ज़रिया क्या है, वो मनी, वो पैसे जो हमारे ओवरसीज़, मतलब जो हमारे लोग बाहर, हमारे पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में काम करते हैं वहाँ से पैसा भेजते हैं, वो हमारे कंट्री की एक इनकम का बेहतरीन सोर्स है। क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा हाई है हमारी कंट्री, क्योंकि हमारी करेंसी की जो मतलब वैल्यू है वो कम है दूसरी कंट्रीज़ के निस्बत। सो जब वो दूसरी कंट्रीज़ में लोग अर्न करते हैं, सो एज़ कम्पेयर टू कंट्री वो बहुत ज़्यादा होता है। जब वो हमारी कंट्री में पैसे भेजते हैं, जस्ट लाइक वहाँ का अगर $1 है, अगर उन्होंने $1 अर्न किया, उनके लिए तो एक $1 इसी तरह जिस तरह हमारे लिए 1 रुपी है, तो $1 हमारे यहाँ पाकिस्तान में भेजेंगे तो इट विल बी इक्वल टू अराउंड 150 रुपीज़ इन पाकिस्तान। सो इस तरह से पैसा डबल हो जाता है। सो इससे हमारी कंट्री की इनकम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमारी कंट्री की इनकम का एक बहुत अहम ज़रिया है वो पैसा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्कों में भेजते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेशनल ट्रेड से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ कम्स टू द पेज नंबर 33. In this class, along with reading, we will do the question number 1. Why it is important for a country to balance its imports and exports? किसी भी कंट्री के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है अपनी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को बैलेंस करना? ओके, किसी भी कंट्री के लिए अपने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को बैलेंस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री को लोन लेना पड़ेगा डिफरेंट बैंक्स वगैरह के थ्रू या डिफरेंट लोगों के थ्रू लोन कर्ज़ा वगैरह लेना पड़ेगा, जिसकी और उस कर्ज़े को वापस इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपनी कोई सेविंग नहीं कर सकते। सो ना अगर इसी तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स को बैलेंस कर लें तो हम बहुत सा मनी सेव कर सकते हैं और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी कंट्री में हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, स्कूल्स, रोड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड लोन। दिस इज़ वन पॉइंट, बेसिकली इट्स अ हिंट। आप इस मज़ीद पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट you don't have to write it, but you don't have to write more points. 2 to 3 points are enough. Just explain these points. 5 to 6 line answer will be enough. Okay, well students, that's all about today's lecture. Your diary is, you have to do question number 1 on your copies, and you also have to learn it, which we have discussed in the class. Okay, that's all about the lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.